बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है? आज हम जो टॉपिक गो थ्रू करेंगे ये सल्फोनामाइड्स ड्रग्स, ग्रुप के ड्रग्स के अंदर हम देखेंगे वन बाय वन। याद रखिएगा फार्माकोलॉजी के अंदर जहाँ भी सल्फर का वर्ड यूज़ किया जाएगा, फार्माकोलॉजी में जहाँ भी सल्फर का वर्ड यूज़ किया जाएगा तो वो ड्रग ज़्यादातर एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं। क्लिनिकल यूजेज उनकी अपनी जगह पे, लेकिन अगर एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो वो ड्रग जिनके अंदर सल्फर है या सल्फा ग्रुप है वो ड्रग एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है। वो ड्रग जिनके अंदर सल्फा ग्रुप है या सल्फर है वो एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है। ये ड्रग सल्फोनामाइड ग्रुप की ड्रग जो है ये अकेले बहुत कम दी जाती है, ज़्यादातर कम्बिनेशन में यूज़ होती हैं। चीप है, इनकी प्राइस काफ़ी कम है और ज़्यादातर ये डेवलपिंग वर्ल्ड्स के अंदर यूज़ की जाती है, डेवलप कंट्रीज के अंदर ये यूज़ नहीं की जाती। दोबारा रिपीट करता हूँ, जहाँ भी सल्फा का वर्ड यूज़ होगा या सल्फर का वर्ड यूज़ होगा तो आपने एलर्जिक रिएक्शन जेल में रखना, एडवर्स इफेक्ट में एलर्जिक रिएक्शन को नहीं भूलना। ये ड्रग जो है क्या नाम कहते हैं, चीप है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ज़्यादातर लोगों को दी जाती है। उसके लिए अकेली नहीं दी जाती, ज़्यादातर कम्बिनेशन में दी जाती हैं। तो देखते क्या बुक के अंदर लिखा, द सल्फर ड्रग्स आर seldom prescribed alone except in developing countries where they are still employed because of their low cost and efficacy. मैकेनिज्म क्या है इनका, ये जो है सल्फोनामाइड जो है ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड जो है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। सल्फोनामाइड जो है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ये बैक्टीरियल एंजाइम डाइहाइड्रोटेरियोड सिंथेज को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। सल्फोनामाइड ग्रुप की ड्रग जो है ये बैक्टीरियल एंजाइम डाइहाइड्रोटेरियोड सिंथेज को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाता, जो उसकी इनहिबिशन हो जाती है। सल्फोनामाइड बेटा ये डिटेल में वन बाय वन आपको करवाऊंगा, लेकिन आपको ये दो लाइनें एटलीस्ट याद होनी चाहिए। बाकी हम देखते हैं वन बाय वन इसका अंदर क्या है। 12 बजे इसके अंदर जो है क्या नाम होते, ये ड्रग जो बैक्टीरियल एंजाइम डाइहाइड्रोटेरियोड सिंथेज को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। ये फिगर देख लें, डाइहाइड्रोटेरियोड सिंथेज को जब ये ड्रग्स डाइहाइड्रोटेरियोड सिंथेज के साथ कंपीट करती हैं, जो उसकी इनहिबिशन का करती है, तो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाएगा, फिर आगे सारे स्टेप्स नहीं बन पाएंगे। ये ड्रग जो है सल्फोनामाइड की बात करते हैं, ये बैक्टीरियल एंजाइम डाइहाइड्रोटेरियोड सिंथेज को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाता। याद रखिएगा ह्यूमन बीइंग जो है वो फॉलिक एसिड अपनी बॉडी में प्रिपेयर नहीं कर पाते, उन्हें बाहर से ये फूड के थ्रू लेना पड़ता है या सप्लीमेंट्स के थ्रू लेना पड़ता है, लेकिन बैक्टीरिया जो है फॉलिक एसिड को खुद प्रिपेयर करता है। सल्फोनामाइड ग्रुप की ड्रग जो है ये बैक्टीरियल एंजाइम डाइहाइड्रोटेरियोड सिंथेज को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर डाइहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। जी क्या मैकेनिज्म इनका सल्फोनामाइड्स का जो है, जी बाकी लोग भी मैकेनिज्म नहीं समझ लगा आपको। बैक्टीरियल एंजाइम
डाईहाइड्रोटेरियोट सिंथेज को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं बन पाता है, उसकी इनहिबिशन हो जाती है। बाकी लोग सो रहे हैं, जुमे का दिन है, अल्लाह का खौफ करें। नींद आ रही है? बेटे ध्यान से थोड़ी देर सुनना, सारी चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी। चलो जुम्मा मुबारक तो हो गया, पढ़ भी लें, पैसे भी हलाल कर लें जो वालदैन ने BDS में दाखिला दिलवाया जी। चलें जी। अब कहते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड 3 चीजों से बनता है। पाबा या पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से बनता है, टेरिडीन से बनता है, ग्लूटामेट से बनता है। बैक्टीरिया के अंदर डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड 3 चीजों से बनता है। पाबा से बनता है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से बनता है, टेरिडीन से बनता है, ग्लूटामेट से बनता है। बैक्टीरिया के अंदर डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड 3 चीजों से बनता है। पाबा से बनता है, टेरिडीन से बनता है, या और ग्लूटामेट से बनता है। बैक्टीरिया के अंदर जो है डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड 3 चीजों से बनता है। पाबा से बनता है, टेरिडीन से बनता है, ग्लूटामेट से बनता है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने सल्फोनामाइड की जो स्ट्रक्चर जो है वो पाबा से मिलती जुलती बना दी। साइंटिस्ट ने क्या काम किया कि सल्फोनामाइड की जो स्ट्रक्चर है पाबा से मिलती जुलती बना दी, ताकि जब ये पाबा से मिलती जुलती होंगी तो ये जाके बैक्टीरियल एंजाइम डाइहाइड्रोटेरियोट सिंथेज को इनहिबिट करेंगे, जिससे डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड की इनहिबिशन हो जाए। दोबारा रिपीट करता हूँ, बैक्टीरिया के अंदर डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड जो 3 चीजों से सिंथेसाइज होता है। पाबा से होता है, टेरिडीन से होता है, ग्लूटामेट से होता है। कहता all the sulfonamides currently in the clinical use are synthetic analog of पाबा। कहते हैं ये जितने सल्फोनामाइड्स हैं इनकी स्ट्रक्चर जो पाबा से मिलती है, इसी वजह से ये जो जाके जो है बैक्टीरियल एंजाइम डाइहाइड्रोटेरियोट सिंथेज जो है उसके साथ कम्पीट करते हैं या उसके इनहिबिशन काज करते हैं, जिसकी वजह से डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं बन पाता, जिसकी वजह से डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं बन पाता। जी, डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड किन 3 चीजों से बनता है? डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड जो है किन 3 चीजों से मिलके बनता है? बेटा पापा सारी चीजें बतानी, पापा टेरिडीन है, ग्लूटामेट है। एक्सीलेंट। पाना बेटा कोई लफ्ज नहीं है, पाबा लफ्ज है। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है, अब ये जो पाबा जो है इसकी सल्फोनामाइड जो है इनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी किस चीज से है? सल्फोनामाइड जो है इनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी किस चीज के साथ है? एक्सीलेंट, पाबा के साथ है। तो ये ड्रग जाके, अब कंप्लीट मैकेनिज्म की बात करते हैं। अब जरा शुरू से एक्सप्लेन करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड किन 3 चीजों से मिलकर बनता है, उसके बाद जो सल्फोनामाइड जो उनकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी किसके साथ है, कौन से बैक्टीरियल एंजाइम पे जाके इनहिबिट करती है, जिससे डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड की इनहिबिशन हो जाती है। बेटा कंप्लीट मैकेनिज्म जरा एक्सप्लेन करें, कंप्लीट मैकेनिज्म। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के अंदर डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड 3 चीजों से मिलकर बनता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ पूरा मैकेनिज्म। पाबा से, टेरिडीन से और ग्लूटामेट से। सल्फोनामाइड जो है उनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी जो है पाबा के साथ है। इसी वजह से ये ड्रग जो है बैक्टीरियल एंजाइम डाइहाइड्रोटेरियोट सिंथेज को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं हो पाती है, इनहिबिशन हो जाती है। याद रखिएगा सल्फोनामाइड ग्रुप की ड्रग जो है ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। सल्फोनामाइड ग्रुप की जो ड्रग्स हैं ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। अब कंप्लीट मैकेनिज्म जरा एक्सप्लेन करें।
ये ड्रग जो है बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये बैक्टीरियोसिडल है। बैक्टीरियोसिडल वो ड्रग होती है जो बैक्टीरिया को किल कर देती है, स्टैटिक वो होती है जो उसकी ग्रोथ को रोक देती है। सल्फोनामाइड ग्रुप की ड्रग जो है ये बैक्टीरियोस्टैटिक है या बैक्टीरियोसिडल है? बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है जी। बाकी लोग सल्फोनामाइड ग्रुप की ड्रग जो है ये बैक्टीरियोस्टैटिक है या बैक्टीरियोसिडल ड्रग है? अब हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि सल्फोनामाइड के अंदर रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हो रही है। बेटा मैकेनिज्म का एक रफ सा आइडिया होगा। अब दो तीन चीजें हो सकती हैं रेजिस्टेंस के लिए। या तो वो एंजाइम जिसकी हम बार बार बात करें डाइहाइड्रोटेरियोड सिंथेज, उसके अंदर अल्टरेशन कर दी जाए या उसकी म्यूटेशन कर दी, पहली बात। दूसरी उसकी परमेबिलिटी सल्फा ड्रग्स की जो वो सेल के अंदर कम कर दी जाए या उनकी सेल के अंदर एंट्री कम कर दी जाए, या पाबा जो है उसकी प्रोडक्शन बढ़ा दी जाए। आप जितनी मर्जी पाबा के साथ कंपीट करें, प्रोडक्शन ही बढ़ा दी है। पहली बात, बैक्टीरियल एंजाइम जो डाइहाइड्रोटेरियोड सिंथेज जो उसको चेंज कर दिया जाए। सेलुलर परमेबिलिटी जो सल्फा ड्रग्स के वो कम कर दी, सेल के अंदर एंट्री कम कर दी जाए, या पाबा की प्रोडक्शन बढ़ा दी जाए। अब बैक्टीरिया तीन चीजों से बेटा सल्फोनामाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कर सकता है। या तो वो एंजाइम डाइहाइड्रोटेरियोड सिंथेज जो है, डाइहाइड्रोटेरियोड सिंथेज उसको अल्टर कर दिया, उसकी म्यूटेशन कर दे, या सेलुलर परमेबिलिटी, या आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि सल्फा ग्रुप की एंट्री कम कर दी जाए, या पाबा की प्रोडक्शन बढ़ा दी जाए। बेटा मैकेनिज्म को जब भी अपोजिट करते हैं, जी रेजिस्टेंस तीन स्टेप बोले, कौन कौन से हैं रेजिस्टेंस के? रेजिस्टेंस के तीन स्टेप्स कौन कौन से हैं? डाइहाइड्रोटेरियोड सिंथेज की अल्टरेशन हो जाएगी, सल्फा की परमेबिलिटी कम हो जाएगी, और पाबा की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। बेटा बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, लेक्चर जैसे चलता जाएगा आपको फिर पता भी नहीं चलेगा। जी कौन कौन से तीन स्टेप्स हैं? बेटा तीनों चीजें लिखते हैं, आप एक एक वर्ड लिख रहे हैं बीच में, फायदा नहीं। डाइहाइड्रोटेरियोड सिंथेज जो है उसकी अल्टरेशन हो जाएगी, सल्फा की परमिबिलिटी कम हो जाएगी, पाबा की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जी बाकी स्टेप एक ही है, वो करेगा, बाकी नहीं करेगा कुछ भी। सो रहे हैं सब लोग, पता नहीं चल रहा क्या बात है। ये देखिए फातिमा जाहिदीन लिख के तीन स्टेप लिखे बेटा, तीनों स्टेप लिखे, शाबाश। बेटा मैकेनिज्म और रेजिस्टेंस दोनों को काइंडली एक्सप्लेन करें दोबारा, जो है मैकेनिज्म और रेजिस्टेंस दोनों को एक्सप्लेन करें ताकि हम आगे चलें।
मैकेनिज्म क्या, डाईहाइड्रोटेरियोट सिंथेज को इनहिबिट करती है, डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं बन पाता। रेजिस्टेंस क्या, डाईहाइड्रोटेरियोट के अंदर अल्ट्रेशन हो जाएगी, सल्फा की परमिबिलिटी कम हो जाएगी, पाबा की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। जी, मैकेनिज्म और रेजिस्टेंस दोनों। एक्सीलेंट, ये बहुत अच्छे मैकेनिज्म लिखे हैं बच्चों ने। बेटा आगे चले। जी, यहाँ तक समझ लग गया आप लोगों को? ताकि मैं आगे इनकी क्लिनिकल इंडिकेशन, क्लिनिकल यूजेस की हम बात करें। अब जरा बैक पे आते हैं थोड़ा सा। सल्फोनामाइड, एस से नाम शुरू हो रहा है, तो ये ड्रग जो है एस से सासुअमा भी बनता है, मदर इन लॉ जिसे सासुअमा कहते हैं। तो ये ड्रग एक अच्छी सास की तरह एक्ट करती है सल्फोनामाइड की। जब भी हम क्लिनिकल इंडिकेशन की बात करेंगे तो ये एक अच्छी मदर इन लॉ की तरह, अच्छी सासू अम्मा की तरह काम करेंगे। क्या करेंगे? ये ड्रग जो है एक अच्छी मदर इन लॉ की तरह एक्ट करती है। एक अच्छी मदर इन लॉ क्या कर सकती है? आंखों की ठंडक बन सकती है। तो ये ड्रग जो है आइज की इन्फेक्शन के अंदर काम करती है, ऑकुलर इन्फेक्शन के अंदर इनको दिया जाता है, ताकि आंखों के अंदर जो इन्फेक्शन है ठंडक का बायस बने। अच्छी सासू माँ क्या करती है, अगर उसकी बहू जल जाए तो जले पे मरहम लगाती है। तो ये ड्रग जो बर्न के अंदर यूज की जाती है, अगर किसी वजह से वो बर्न का इशू बन जाए तो ये वहाँ पे लगाते हैं, तो बर्न की ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। और अच्छी सांस क्या करती है, अगर पेट खराब हो जाए, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है, तो बहू को अच्छा खाना देगी ना, उसका पेट ठीक चलता रहेगा। अगर बहू बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई है, जैसे शिवरिंग हो जा रही है कंफ्यूजन में, कांपी जा रही है, मलेरिया हो गया, तो ये ड्रग वहाँ भी ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। आंखों की ठंडक का बायस बनेगी, मीन्स के ऑकुलर इन्फेक्शन में दे सकते हैं। बर्न्स के अंदर जो है, अगर किसी वजह से कुछ जल गया है, तो वहाँ पे एज ए मरहम के तौर पर लगा सकते हैं। उसके अलावा ये ड्रग जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है, अगर पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया, अल्सर्स बन गया, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में सांस उसको अच्छी दवाई के तौर पे काम कर सकती है। अगर उसे बहुत ज़्यादा शिवरिंग स्टार्ट हो गया, मलेरिया हो गया, तो ये ड्रग वहाँ भी काम करेगी। बेटा गुड मदर इन लॉ की तरह इसके क्लिनिकल इंडिकेशन जो है, जी, एक अच्छी सांस फीमेल तो ज़्यादा बेहतर जानती है कि एक अच्छी सांस क्या कर सकती है। बेटा ऑकुलर इन्फेक्शन जो उसके अंदर दे सकते हैं, बर्न्स में दे सकते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में दे सकते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर दे सकते हैं, और मलेरिया के अंदर दे सकते हैं। ऑकुलर इन्फेक्शन, बर्न्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अच्छी है ना सांस? कितनी आंखों में ठंडक का बायस मर रही है कि जल जाएगी खाना बना तो बहू, तो उसके ऊपर जो है वो आंखों में ठंडक पहुंचाएगी, जले पे ठंडक पहुंचाएगी, खराब पेट के अंदर उसकी हेल्प करेगी अगर जख्म हो गया है। और अगर उसे
प्रेशराइज करने की वजह से जो है शिवरिंग स्टार्ट होगी, कांपी जा रही है कन्फ्यूजन से, तो उसमें भी उसकी हेल्प करेगी। जी इंडिकेशन बोलना बेटा, क्या क्या इंडिकेशन है? कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं? क्लिनिकल यूजेज या इंडिकेशन बोले। बाकी लोग बेटा पार्टिसिपेट करें। दो बच्चों ने किया, बाकी सारे सो रहे हैं। बेटा शिवरिंग नहीं है, मलेरिया वहां पे, मलेरिया के अंदर शिवरिंग होती है। अपने मलेरिया याद रखना, मलेरिया के अंदर शिवरिंग होती है। बर्न्स, मलेरिया, एक्सीडेंट, ये जहरा की बच्ची है कमरान, इसने अच्छा लिखा हुआ। ये चार पांच बातें हैं इसकी। ऑकुलर इन्फेक्शन है, बर्न्स है, मलेरिया है। बेटा तीन चीजें हमने अभी तक की। हमने मैकेनिज्म पढ़ा, हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, हमने इंडिकेशन। कहानी एक बार इनको दोबारा जल्दी जल्दी समराइज करते चले ताकि आगे चलें। इंशाल्लाह जब ये लेक्चर खत्म होगा मेजॉरिटी चीजें आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी। जी मैकेनिज्म समराइज करके, बिल्कुल रेजिस्टेंस समराइज करके, इंडिकेशन समराइज करके दो दो लाइनें लिख लें। क्या मैकेनिज्म है इनका, रेजिस्टेंस क्या है और इंडिकेशन क्या है? सो गए सारे? मैकेनिज्म, रेजिस्टेंस, इंडिकेशन, तीनों चीजें बेटा वन बाय वन जरा। बेटा कंप्लीट लिखना है, मैकेनिज्म लिखना, साथ ही रेजिस्टेंस लिखनी है, साथ ही इंडिकेशन लिखनी है। मैकेनिज्म बिल्कुल आसान है, डाइहाइड्रोटेरियोट सिंथेज को इनहिबिट करते हैं, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड की इनहिबिशन हो जाती है। डाइहाइड्रोटेरियोट के अंदर अल्ट्रेशन हो जाती है, पाबा की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, परमेबिलिटी सल्फा की कम हो जाती है। इंडिकेशन के अंदर ऑकुलर इन्फेक्शन में दे सकते हैं, बर्न्स के अंदर दे सकते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में दे सकते हैं, और मलेरिया के अंदर दे सकते हैं। जी रेजिस्टेंस, इंडिकेशंस। एक्सीलेंट, ये रजिस्टर बड़ी अच्छी करके लिखी है। क्या नाम है बच्चे का? क्या बात है जी, अच्छा लिखा बेटा। जी बाकी लोग बेटा बाकी सो गए, ये बाकियां पढ़ने के लिए नहीं आए हुए, टाइम पास करने के लिए बैठे हुए। मेरे रमज़ा नाम है शिराजी, बहुत अच्छा लिखा हुआ। जी बाकी लोग सो गए? चलो
बेटा यहाँ तक जो पढ़ाया वो आपको समझ लगा? चलें जी, अब जरा हम इसके एडवर्स फैक्ट की बात करते हैं। एडवर्स, मैं क्लासिफिकेशन इसके एंड पे करवाऊंगा। सब नामों के साथ ऐसा आता है बेटा। टॉक्सिसिटी के अंदर आपने फार्मूला याद रखना, एबीसी ऑफ रैश। एबीसी ऑफ रैश मैंने बताया था ना, रैश कॉज करती है, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है। एबीसी ऑफ रैश, एबीसी, ए से ए प्लास्टिक एनीमिया कॉज करती है, बी से बिलोरुबिन डिस्प्लेसमेंट कॉज करती है, कर्नेक्टेरिस फॉर्मेशन होती है। आपको बताते हैं सारी चीजें क्या टर्म्स की क्या मीनिंग है। सी से क्रिस्टल यूरिया काज करती है, ए प्लास्टिक एनीमिया, ए से बी से बिलोरुबिन डिस्प्लेसमेंट कनेक्टेरिस फॉर्मेशन काज करती है, सी से क्रिस्टल यूरिया काज करती है। ए से ए प्लास्टिक एनीमिया, बी से बिलोरुबिन डिस्प्लेसमेंट, सी से क्रिस्टल यूरिया। जी एडवर्स इफेक्ट ए बी सी से क्या बन रहा है? ए से ए प्लास्टिक एनीमिया, बी से बिलोरुबिन डिस्प्लेसमेंट कनेक्टेरिस फॉर्मेशन काज करती है, सी से क्रिस्टल यूरिया काज करती है। जी ए से ए प्लास्टिक एनीमिया, बी से बिलोरुबिन डिस्प्लेसमेंट, सी से क्रिस्टल यूरिया काज करती है। जी बाकी लोग, ए प्लास्टिक एनीमिया, बिलोरुबिन डिस्प्लेसमेंट, क्रिस्टल यूरिया। एबीसी ऑफ रैश, आर से रैश कॉज करती है, ए से एसिटाइलेशन कॉज करती है, एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, एस से एसएलई, आर से रैश का काज करती है, ए से एसिटाइलेशन काज करती है, एस से एसएलई काज करती है, एस से हीमोलाइसिस इन ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, एस से हीमोलिटिक एनीमिया भी आप कह सकते हैं। एसिडिक ऑटोइम्यून डिजीज है, पैथो के अंदर इसको गो थ्रू करेंगे। आर से रैश काज करती है, मेजर साइड इफेक्ट, ए से एसिटाइलेशन काज करती है, एस से एसएलई काज करती है, एस से हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलाइसिस इन ग्लूकोज 6 फास्फेटडिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी के अंदर जो है हीमोलाइसिस काज करती है। दोबारा रिपीट करता हूँ, आर से रैश, ए से एसिटाइलेशन, एस से एसएलई, एस से हीमोलाइसिस काज करती है। जी रैश को एक्सप्लेन करें जरा। रैश 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 अब आपने सांस की जो है अच्छी बात है तो देखिए बेटा कि वो आंखों की ठंडक बनेगी, जले पे मरहम का काम करेगी। लेकिन अगर सांस पॉलिटिक्स पे उतर आए तो क्या करेगी? खून को जलाएगी, एनीमिया काज करेगी, हीमोलाइसिस काज करेगी, खून जला दिया। तो कहते हैं ना, इस लेवल पे उनकी खलिश पहुंच गई, खून जला दिया। और क्या करेगी? रैश, रैश बन जाएंगे, मारेगी इतना कि रैश बना देगी।
बुरी सांस क्या काम करेगी, एडवर्स इफेक्ट उसके क्या हो जाएगी, खून को जलाएगी। ओहो, खून को जलाएगी बुरी सांस जो है, रैश बना देगी जिस्म के ऊपर जो है, रैश। बाकी लोग बेटा, बेटा सांस से ज्यादा वास्ता पड़ता है लोगों का, उसी के साथ रहना तो पुप्पो के साथ काम रहना होता है। अच्छी भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। सास की बात कर रहे हो, चाहे वो फुफ्फो है, चाहे खाला है, चाहे चाची है, चाहे ताई है, कुछ भी है। ऐसे लिए बेटा ऑटो इम्यून डिजीज है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटिस इसको कहते हैं, एसएलई। आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑटो इम्यून डिजीज है। बॉडी अपनी चीजों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, पेशेंट मल्टीपल डिजीजेज में इन्वॉल्व हो जाती है। Autoimmune disease, SLE is an autoimmune disease. बेटा ऑटोइम्यून का मतलब होता है कि बॉडी अपनी ही चीजों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। बॉडी ऐसी चीजें बनाएंगी जो अपनी चीजों को तबाह कर देंगी। बेटा स्टीरॉयड के अलावा और भी मल्टीपल चीजें लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट पेशेंट डेथ में जाता है, ज्यादा अरसे तक SLE के पेशेंट सर्वाइव नहीं करते। आपको सिर्फ नामों का पता होना चाहिए, आपसे SLE कोई नहीं पूछने लगा, एडवर्स फैक्ट पे नाम आना चाहिए। जी ABC ऑफ रैश। चलो बेटा बाद में डिस्कस कर लेते हैं SLE का। आप ये जरा एडवर्स फैक्ट पे आए। ABC ऑफ रैश, ABC ऑफ रैश, एडवर्स फैक्ट लिखें। ABC ऑफ रैश किन चीजों का एब्रीवेशन है? ABC ऑफ रैश, ABC ऑफ रैश, ABC ऑफ रैश। एक्सीलेंट, भी फातिमा ज़ादा ने बहुत अच्छा करके लिखा हुआ, सारे वर्ड लिखे सामने। ए प्लास्टिक रीमिया, बिलिरुबिन डिस्प्लेसमेंट, रैश, हिमोलाइसिस। बाकी लोग मेल सारे सो गए, सारे सो रहे हैं, लेक्चर चली जा रहा, आवाम सारी नींद पूरी कर रही है। बाकी लोग बेटा, जी बाकी लोग, बेटा इसको हम समराइज करते हैं जो चीजें अभी तक की हैं। जो चीजें अभी तक हमने की हैं उसको समराइज करते हैं, फिर आपको क्लासिफिकेशन थोड़ी सी इसकी करवाते हैं। क्विकली समराइज करना। मैकेनिज्म प्लीज। डाईहाइड्रोटेरियोड सिंथेज को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाता। बेटा ये स्टेप बाय स्टेप चारों चीजें करें, फिर हम आगे चले जाएं। इसकी काफी चीजें पड़ी हुई हैं, बीच में रह जाएंगी। 25 मिनट पीछे पका, जल्दी से मैकेनिज्म बोले जी।
जी बेटा। रेजिस्टेंस, बेटा क्योंकि रेजिस्टेंस के स्टेप तीनों लिखे हैं। डाइडोटेरियोट के अंदर अल्टरेशन आ जाएगी, सल्फर की परमेबिलिटी कम हो जाएगी, या पापा की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जी इंडिकेशन और क्लिनिकल यूजेस का बताएं, कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं इंडिकेशन या क्लिनिकल यूजेस के, क्या क्या हो सकते हैं? जी एडवर्स फैक्ट्स क्या क्या है? कि अब अभी तक जो चीजें पढ़ाई को समझ लगा आपको? जो अभी तक हमने चार चीजें डिस्कस की हैं, हमने मैकेनिज्म को डिस्कस किया, हमने रेजिस्टेंस को डिस्कस किया, हमने इंडिकेशन को डिस्कस किया, हमने टॉक्सिसिटी को डिस्कस किया। बेटा अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है। इस ग्रुप की ज्यादातर ड्रग्स के नाम जो एस के साथ है, तीन में डिवाइड किया गया है। आप हर ग्रुप की एक ही नाम देकर याद कर सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं इसको तीन के अंदर डिवाइड किया, शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग। सबसे पहले शॉर्ट एक्टिंग सल्फाजोल, सल्फामेथाजोल, सल्फासाइटीन। इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंदर सल्फा मेथाजोल, सल्फा डाइजीन। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर सल्फा डॉक्सीन। मैं रिपीट करता हूँ, तीन में डिवाइड किया, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग।
बेटा जीआईटी के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं? सल्फासेलाजीन। या अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कौन सी ड्रग यूज करते हैं? सल्फासेलाजीन। जीआईटी के अंदर कौन सी ड्रग यूज करते हैं? सल्फासेलाजीन। जीआईटी के अंदर कौन सी ड्रग यूज करते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कौन सी ड्रग यूज करते हैं? सल्फासेलाजीन। लिखिए बेटा, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कौन सी ड्रग यूज करते हैं? फिर लिखा है टॉपिकल यूज के लिए, यहां से मुराद बर्न्स के लिए, बर्न्स के लिए हम यूज करते हैं सिल्वर सल्फाडायाजीन। बर्न्स के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं टॉपिकली? सिल्वर सल्फाडायाजीन। बर्न्स के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं? सिल्वर सल्फाडायाजीन। बर्न्स के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं? सिल्वर सल्फाडायाजीन। बर्न्स के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं? सिल्वर सल्फाडायाजीन। अब हमने इसी के अंदर ड्रग पढ़ी है जो इनके साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, ट्राइमिथोप्रोम। ट्राइमिथोप्रोम बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। ट्राइमिथोप्रोम बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। जी, ट्राइमिथोप्रोम बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। ट्राइमिथोप्रोम बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। ट्राइमिथोप्रोम बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। क्या मैकेनिज्म ट्राइमिथोप्रोम का? ट्राइमिथोप्रोम ट्राइमिथोप्रोम सी ट्राइमिथोप्रोम बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। ट्राइमिथोप्रोम बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। ट्राइमिथोप्रोम बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। कहते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो हाई होती है प्रोस्टेट और वजाइनल फ्लूइड के अंदर जो है, इसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है वजाइनल फ्लूइड और प्रोस्टेट के अंदर जो है। इसको कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिया जाता है सल्फोनामाइड के साथ, इसको ज्यादातर ट्राइमिथोप्रोम को कॉम्बिनेशन फॉर्म में देते हैं। आगे बताते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्म में देते हैं तो क्या होता है। इसको क्लिनिकली कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? इसको प्रोस्टाइटिस के अंदर और यूटीआई के अंदर यूज किया जाता है। ट्राइमिथोप्रोम को प्रोस्टाइटिस और यूटीआई के अंदर यूज किया जाता है। ट्राइमिथोप्रोम को प्रोस्टाइटिस और यूटीआई के अंदर यूज किया जाता है। और ट्राइमिथोप्रोम को प्रोस्टाइटिस और यूटीआई के अंदर यूज किया जाता है। ट्राइमिथोप्रोम को प्रोस्टाइटिस और यूटीआई के अंदर यूज किया जाता है। ट्राइमिथोप्रोम को प्रोस्टाइटिस और यूटीआई के अंदर यूज किया जाता है। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है वजाइनल और प्रोस्टेट के अंदर। इसको प्रोस्टाइटिस और यूटीआई के अंदर दिया जाता है। बेटा मैगेलो इनकी तमाम एडवर्स इफेक्ट के अंदर आइए एंड पे आएगा मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, लीकोपीनिया, पैनसाइटोपीनिया, हाइपरकलीमिया। एडवर्स इफेक्ट क्या है? मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, लिकोपीनिया, पैनसाइटोपीनिया, हाइपरकलीमिया। मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, लिकोपीनिया, पैनसाइटोपीनिया, हाइपरकलीमिया। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो आई ए एंड पे आएगा सबके। मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, लिकोपीनिया, पैनसाइटोपीनिया, हाइपरकलीमिया। मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया
मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, जी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, लीकोपीनिया, पैनसाइटोपिनिया, हाइपरकैलेमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, लीकोपीनिया, पैनसाइटोपिनिया, हाइपरकैलेमिया। जी अगर इसमें कहा जाए कि नोट लिखे हैं तो बेटा 3-4 लिखने लाइनें लिखनी है आपने। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, डायहाइड्रोफ्लोरेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है, प्रोस्टाइटिस और यूटीआई के अंदर देते हैं। उसके बाद एडवर्स फैक्ट में इसके अंदर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, हाइपरकैलेमिया, लीकोपीनिया, पैनसाइटोपिनिया। नोट के अंदर बेटा मैकेनिज्म पहले लिखिए, मैकेनिज्म और साथ एडवर्स फैक्ट भी लिखने हैं। कोट्राइमोक्साजोल, कोट्राइमोक्साजोल बेटा इसके अंदर सल्फ मेथाक्सोल और ट्राइमिथोप्रोम को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है 5:1 रेशियो के अंदर जो है। कोट्राइमोक्साजोल के अंदर सल्फा मेथाक्सोल, मेथऑक्साजोल और ट्राइमिथोप्रोम को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है कोट्राइमोक्साजोल के अंदर। इसको सेप्ट्रान के नाम से मार्केट में आते हैं। कोट्राइमोक्साजोल जो मार्केट के अंदर सेप्ट्रान के नाम से आते हैं। इसके अंदर सल्फा मेथोजोल और ट्राइमेथोप्रोम को कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिया जाता है। जब ये कंबाइन फॉर्म में आती है तो ये ड्रग बैक्टीरियोसिडल बन जाती है। जी कोट्राइमोक्साजोल के अंदर कौन कौन सी ड्रग है? सल्फा मेथाक्सोल और ट्राइमिथोप्रोम। कोट्राइमोक्साजोल के अंदर कौन सी ड्रग है? सल्फा मेथाक्सोल और ट्राइमिथोप्रोम। बेटा रेशियो याद करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ नाम याद कर लें। ये दोनों ड्रग जब कंबाइन होती है तो बैक्टीरियोस्टैटिक है या बैक्टीरियोसिडल है? ये दोनों ड्रग जब कॉम्बिनेशन फॉर्म में आती है तो बैक्टीरियोस्टैटिक है या बैक्टीरियोसिडल है? A mechanism the bactericidal activity is due to sequential blockade at 2 steps in the DNA synthesis. सेल्फ मेथाक्सोल जो है ये इनहिबिट करती है फोलेट सिंथेस को और ट्राइमेथोप्रोम इनहिबिट करती है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। सल्फा मेथोऑक्साजोल जो है ये इनहिबिट करती है फोलेट सिंथेसिस को और ट्राइमेथोप्रोम इनहिबिट करती है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। जो है बेटा इनके एडवर्स इफेक्ट वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इनकी इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिकेशन सेप्ट्रान याद रखना आपने, इंडिकेशन के अंदर बेटा सेप्ट्रान याद रखना, उसी से सारी इनकी क्या नाम तो बनती है। सेप्ट्रान का पहला वर्ड एस से एसटीडी शंकराइड के अंदर यूज करते हैं, लिम्फोग्रेनुलोमा वनेरम के अंदर यूज करते हैं, ई से एंट्राइटिस इकोलाई सिस्टिक क्रेनियाई नमूनिया जो उसके अंदर यूज करते हैं, टी से टाइफाइड में बेटा कभी देते थे, अब ये टाइफाइड के लिए ड्रग यूज नहीं होते लेकिन इंडिकेशन में लिखा जा सकता है। आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में के अंदर दे सकते हैं, एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के अंदर दे सकते हैं, नोकॉर्डिया के अंदर दे सकते हैं। सेप्ट्रान की इंडिकेशन क्या क्या? एसटीडी के अंदर दे सकते हैं, एंट्राइटिस के अंदर दे सकते हैं, पीसीपी के अंदर दे सकते हैं, टाइफाइड के अंदर दे सकते हैं, आरटीआई के अंदर दे सकते हैं, एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के अंदर दे सकते हैं, नोकॉर्डिया के अंदर दे सकते हैं। जी कोट्राइमोक्साजोल की इंडिकेशंस क्या क्या है? एडवर्स इफेक्ट वही है जो मैंने पढ़े।
जी बेटा सेट्रान कहाँ कहाँ पे जो है सेट्रान की बोले, इससे क्या क्या बनता है? बेटा बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, सो गए हैं सारे। जी सेप्ट्रान, एसटीडी, एंट्राइटिस, निमोनिया, पीसीपी, टाइफाइड, आरटीआई, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटी नोकार्डिया, नोकार्डिया। जी जी बेटा इंडिकेशंस बोले इसकी। बाकी लोग बेटा याद कर लें, इसकी कोट्राइमोक्सोजोल जो है, इसको सेप्ट्रान के नाम से मार्केट में आते हैं, इसकी इंडिकेशन पूछी जाती है। कोट्राइमोक्सोजोल ये जो कि सेप्ट्रान के नाम से मार्केट में आती है, इसकी इंडिकेशन पूछी जाती है। जब बाकी टीचर पढ़ाते हैं ये फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट, आप लोग क्यों नहीं पिक कर पाते? जब बाकी डिपार्टमेंट के टीचर फार्माकोलॉजी पढ़ाते हैं तो क्या ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आप लोग पिक नहीं कर पाते? मुझे फार्माकोलॉजी नहीं आती। फार्माकोलॉजी मेरे हालात बिल्कुल बहुत ख़राब किस्म के हैं।
चलिए जाके बेटा इसको देखिएगा जो है। बेटा मेरी कोशिश होती है जितना थोड़ा बहुत आपको पढ़ाएं वो तो याद हो जाए, एटलीस्ट लेक्चर के एंड पे लोगों को कॉमन बातें तो आती हों। बाकी लंबी चौड़ी गपशप का तो कोई फायदा नहीं होता। अब बुक से जिसने जाके पढ़े डेप्थ में जितना मर्जी पढ़ ले, कम से कम कोई भी आपसे सल्फोनामाइड का पूछे तो मैकेनिज्म की चंद लाइनें, मैकेनिज्म की चंद लाइनें, उसकी इंडिकेशन, उसके एडवर्स फैक्ट। बाकी टीचर भी हमारे डिपार्टमेंट मुझसे तो बहुत सीनियर है सारे, जितनी हमारी उम्र उतना उन्हें टाइम हो गया पढ़ाते हुए।